अब तक आपने सुना, सरपंच हृदयलाल अपने दोस्त मथुरा प्रसाद के साथ दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने की बात करते हैं और अपने भतीजे ब्रजेश की शादी अपने दोस्त की बेटी पार्वती के साथ करना तय करते हैं। लेकिन हृदयलाल की पत्नी कमला को ब्रजेश बिल्कुल पसंद नहीं है। वह कुछ तिकड़म करके पार्वती की शादी अपने बेटे अनुज से तय करवा देती है, जो शहर में डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा था। ये सुनकर ब्रजेश का दिल टूट जाता है, क्योंकि वह पार्वती से प्यार करता था। लेकिन पार्वती ब्रजेश से शादी नहीं करना चाहती थी। उसे अपनी पढ़ाई का गुरूर था, इसीलिए उसने ब्रजेश से ज्यादा अनुज को प्राथमिकता दी। शादी की तैयारी शुरू हुई, लेकिन बाद में पता चला कि अनुज ने शहर में ही प्रियंका से शादी कर ली है। घर में तनाव की स्थिति हो जाती है, लेकिन एक हफ्ते के अंदर ही अनुज शहर से वापस आ जाता है और बताता है कि प्रियंका ने उसे छोड़ दिया। सब बातों को भुलाकर अनुज की शादी पार्वती से करवाई जाती है। लेकिन समय बदलता है और अनुज अपनी शहर वाली अय्याशी में डूब जाता है। ब्रजेश ने तो घर आना वैसे ही कम कर दिया था। वह अपने नए खरीदे हुए जमीन पर सीमेंट की ईंटों का नया धंधा शुरू करता है और वहीं 2 कमरे बनाकर रहने लगता है। अनुज का व्यवहार बदलता जाता है। कमला जो अपने बेटे पर जान छिड़कती थी, एक बार अनुज उसको भी खरी खोटी सुना देता है। एक दिन अचानक कमला और हृदयलाल को पता चलता है कि अनुज उनका घर बेचकर शहर भाग गया है। हृदयलाल और कमला के लिए यह उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा था। लेकिन ब्रजेश हृदयलाल और कमला को अपने साथ ले आता है और साथ ले आता है पार्वती को, जिसके पेट में अनुज का बच्चा था। पार्वती की जिंदगी तो जैसे बर्बाद सी हो चुकी थी। अनुज अब वापस नहीं आने वाला था। लेकिन ब्रजेश खड़ा होकर सबके सामने प्रस्ताव रखता है कि वह पार्वती को अपनाएगा। और जिस पराये खून को कमला हमेशा गालियां सुनाती थी, उसी पराये खून ने कमला के वंश के एक पराये खून को अपनाने की बात कही थी। लेकिन उस दिन कमरे में बैठे किसी शख्स को नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। कितना बड़ा दिल है तुम्हारा, लेकिन मैंने कभी तुम्हारे व्यक्तित्व को नहीं समझा। पारो के पापा तो तुम्हारी तारीफ करते थे, लेकिन मेरी ही मति भ्रष्ट थी जो मैं अपनी बच्ची का भला नहीं सोच पाई। श्यामा देवी ने हाथ जोड़ते हुए ब्रजेश से कहा। अरे कैसी बात कर रही है आप और हम अलग थोड़े हैं, ब्रजेश ने श्यामा देवी से कहा। हृदयलाल और कमला की आंखें नम थीं। दोनों की अपनी अपनी वजह थी। हृदयलाल को एक तरफ अपनी अनुज वाली परवरिश पर घिन आ रही थी, वहीं दूसरी तरफ ब्रजेश वाली परवरिश पर गर्व महसूस हो रहा था। वहीं कमला तो आत्मग्लानि में बुत सी बनी खड़ी थी। इन सब में सबसे ज्यादा मिश्रित भाव पार्वती के मन में थे, क्योंकि वही इन सब का केंद्र थी। उसके पेट में उसके पति का बच्चा था। वह पति जो शायद उसे छोड़ चुका था और कभी वापस नहीं आएगा, और ना ही अब वह ऐसे पति को अपनी जिंदगी में वापस लाना चाहती थी। उसे और उसके बच्चे को अपनाने की बात जब ब्रजेश ने कही, तो पार्वती को वह पुरानी बातें याद आ गईं, जिसमें उसने ब्रजेश के बारे में अनाप शनाप और गलत बोला था। लेकिन ब्रजेश ने सब कुछ भूलकर उसे प्यार और सम्मान देने की बात कही। उस कमरे में एक चुप्पी सी फैल गई थी। सब भीगी भीगी नजरों से एक दूसरे को देख रहे थे। तो फिर ब्रजेश और पार्वती की शादी जल्दी करवा देनी चाहिए, हृदयलाल ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा। मथुरा प्रसाद ने हामी भरते हुए श्यामा देवी की तरफ देखा। उन दोनों के मन में था कि पार्वती और ब्रजेश की शादी तो हो जाएगी, लेकिन वह उसे धूमधाम से नहीं करेंगे, क्योंकि परिस्थितियां वैसी नहीं थीं। बात हुई और अगले हफ्ते मंदिर में कुछ रिश्तेदारों के बीच में शादी का होना तय किया गया। ब्रजेश खुश था और कहीं ना कहीं पार्वती भी खुश थी। आज इतने महीनों बाद पार्वती ने सब चिंताओं को भूलकर राहत से खुली हवा में सांस ली। अब उसे पता था कि उसका साथ एक ऐसा इंसान देगा जो अपने से ऊपर उसकी खुशियों को रखेगा, उसके सम्मान को रखेगा, उसकी इच्छाओं को रखेगा। पार्वती के चेहरे की रौनक वापस आने लगी थी। ब्रजेश भी अपनी शादी को लेकर बहुत उत्साहित था। ब्रजेश की फैक्ट्री का काम अच्छा चल रहा था। ब्रजेश ने एक और मशीन डाल ली थी। माल सही तरह से सही जगह सप्लाई हो रहा था। ब्रजेश ने अपनी फैक्ट्री के सभी वर्कर्स को अपनी शादी की खुशी में मिठाइयां बांटी और उनकी तनख्वाह में इजाफा कर दिया। शादी का दिन नजदीक आ रहा था। पार्वती और ब्रजेश दोनों ही अपने मिलन का इंतजार कर रहे थे।
ब्रजेश को आंख बंद करने पर वही हंसती खेलती, मुस्कुराती, चुलबुली पार्वती दिखाई देती थी और आंख खोलकर वह अपने आप से वादा करता था कि इस पार्वती को मैं उसी तरह हंसते मुस्कुराते हुए रखूंगा। अब पार्वती को भी समझ आ गया था कि ब्रजेश भले ही अक्षर ज्ञान में शिक्षित नहीं था, लेकिन वह एक समझदार, जिम्मेदार और अच्छा पति बनेगा। आखिरकार शादी का दिन आ ही गया और मंदिर में सभी एकत्रित हुए। शहनाई बज रही थी। हृदयलाल और कमला बहुत खुश थे। ऐसी ही खुशी मथुरा प्रसाद और श्यामा देवी के चेहरे से झलक रही थी। पार्वती ब्रजेश के सामने वरमाला लेकर खड़ी थी। उस वक्त सिर्फ वो दोनों ही जान सकते थे कि उनके दिल की धड़कन कितनी तेज धड़क रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत तेज हवा की झोंके उनको अपने साथ बहा के ले जा रहे हों। वरमाला पहनाओ बेटी, पंडित जी ने मंत्र पढ़ने के बाद पार्वती से कहा। पंडित जी की बात सुनकर पार्वती का हाथ ब्रजेश की तरफ बढ़ने लगा। ब्रजेश पार्वती से लंबाई में थोड़ा ज्यादा था, तो उसने अपने कंधों को थोड़ा पार्वती की तरफ झुका लिया ताकि उसे परेशानी ना हो। पार्वती का हाथ ब्रजेश की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी अचानक से एक आवाज आई, रुको, ये शादी नहीं हो सकती। सबने पलटकर आवाज वाली दिशा में देखा। सामने अनुज खड़ा था और उसके साथ 2 पुलिस वाले थे। सब उसे देखकर चौंक गए। हृदयलाल अपनी छड़ी लेकर जल्दी जल्दी गुस्से में चलते हुए बोले, तू होता कौन है ये शादी रुकवाने वाला नालायक? और तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ वापस हमारी आंखों के सामने आने की? तुझे अपनी आंखों के सामने 1 मिनट भी सह नहीं सकते हम लोग। चला जा यहाँ से, नहीं तो इसी छड़ी से तुझे मार मार के भगा दूंगा। लेकिन ऐसा लग रहा था कि हृदयलाल की इस बात का अनुज पर कोई असर नहीं हुआ। वह बेशर्मी से वहां खड़ा हुआ पार्वती को घूरे जा रहा था। वह पार्वती की ओर देखते देखते ही बोला, इतना गुस्सा मत कीजिए पिताजी। वैसे गुस्सा तो मुझे आप पर करना चाहिए कि आप लोग मेरी बीवी की शादी किसी और से कैसे करवा सकते हैं। तेरी बीवी? तू तो छोड़कर भाग गया था ना कल मुहे। अब कैसी तेरी बीवी? कमला ने गुस्से में कहा। आप चुप रहिए माँ, आपको कुछ पता तो रहता नहीं है, बीच में कुछ भी बोलती हो। लीगली ये मेरी पत्नी है मेरी, और कानून के हिसाब से जब तक उसका पति जिंदा है या उसका तलाक नहीं हुआ है तब तक वह दूसरी शादी नहीं कर सकती। आपको क्या लगता है यह पुलिस वालों को क्या मैं मेला दिखाने लाया हूं? देखिए ना सर, ये मेरी बीवी की शादी, जिसके पेट में मेरा बच्चा भी है, किसी और से करवा रहे हैं। आप रुकवाइए इस शादी को, अनुज ने पुलिस वाले से कहा। ये सब कहते हुए अनुज के चेहरे पर एक हैवानियत और एक क्रूर छवि साफ दिखाई दे रही थी। पुलिस वाले ने आगे बढ़ते हुए हृदयलाल से कहा, देखिए, आपके बेटे ने कंप्लेन की है कि आप उसकी पत्नी की शादी किसी और से करवा रहे हैं। यह कानूनन अपराध है, ये शादी नहीं हो सकती। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, ये लड़का तो हमें और हमारी बहू को छोड़कर हमारा घर बेचकर भाग गया था यहाँ से, हृदयलाल ने कहा। आपकी बात ठीक है सरपंच जी, लेकिन आप तो जानकार आदमी हैं। आप तो समझते हैं कि बात चाहे कोई भी हो, लेकिन कानूनी रूप से एक शादीशुदा औरत की शादी दूसरी जगह नहीं हो सकती। यही कानून है और यही सबको मानना पड़ेगा, पुलिस वाले ने कहा। ब्रजेश को गुस्सा आ रहा था। वह दांत पीसकर और अपनी मुट्ठियां भींचकर खड़ा हुआ था। वह चाहता तो अनुज का मुंह तोड़ सकता था, लेकिन उसमें समझदारी नहीं थी। पुलिस के आगे अनुज पर हाथ उठाने से अनुज का केस मजबूत हो जाएगा। इसीलिए ब्रजेश ने समझदारी दिखाई और कुछ नहीं बोला। उसका सपना लगातार तीसरी बार चकनाचूर हो रहा था, लेकिन इस बार उसे अपने सपने और अपनी इच्छाओं की नहीं पड़ी थी, उसे फिक्र थी पार्वती की। अगर पार्वती अनुज के पास वापस गई तो वह पार्वती के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेगा, और यह सब सोचकर ब्रजेश का मन कांप गया था। और पार्वती तो जैसे कुछ भी सोच सकने और बोल पाने में अक्षम थी। उसे तो ऐसा लग रहा था मानो यह धरती फट जाए और वह उसमें समा जाए। सब इंस्पेक्टर ने हृदयलाल से कहा कि वह थाने में आकर कुछ फॉर्मेलिटी के कागजों पर हस्ताक्षर कर दें, ताकि मामला रफा दफा हो जाए और अनुज अपनी कंप्लेंट वापस ले लेगा। अनुज धीरे धीरे पार्वती की तरफ बढ़ने लगा। अनुज को अपनी ओर बढ़ता हुआ देखकर पार्वती सहम सी गई थी।
वो उसके हाथ में पकड़े हुए वरमाला के हार के फूलों को अपने हाथों के दबाव से मसल रही थी। ब्रिजेश पार्वती की स्थिति समझ रहा था। अब ब्रिजेश क्या, वहां खड़ा हर शख्स पार्वती की स्थिति समझ रहा था, लेकिन कोई कुछ कर नहीं सकता था। परंतु अपनी आंखों के सामने अनुज को इस तरह पार्वती की तरफ बढ़ता हुआ देखकर ब्रिजेश ना चाहते हुए भी अपने ऊपर काबू नहीं रख पाया, और इससे पहले कि अनुज पार्वती पर अपना हाथ रखता, ब्रिजेश ने एक जोरदार मुक्का अनुज को जड़ दिया। अनुज के मुंह से खून आने लगा। इससे पहले अनुज पलट कर वार करता, ब्रिजेश ने एक और मुक्का उसके मुंह पर जड़ दिया। अनुज जमीन पर गिर गया, और ऐसा गिरा कि फिर वह कराहता रहा, लेकिन उठ नहीं पाया। इसका परिणाम यह रहा कि पुलिस ने ब्रिजेश को पकड़ लिया, और एक बार फिर ब्रिजेश और पार्वती की शादी नहीं हो पाई। हृदयलाल ने पार्वती को मथुरा प्रसाद और श्यामा देवी के साथ उसके घर भेज दिया, और कमला को साथ में लेकर थाने की ओर चल दिए। हृदयलाल भी आखिर सरपंच थे। थाने में उनकी जान पहचान थी, इसीलिए पुलिस वालों ने ब्रिजेश के साथ कोई बुरा बर्ताव नहीं किया, लेकिन थाने के ही सेल में बिठा लिया। अब सब कुछ अनुज के ऊपर था। अगर अनुज इस बात की कंप्लेंट करता तो पुलिस को एक्शन लेना पड़ता। अनुज अपना टूटा हुआ मुंह लेकर थाने पहुंचा। हृदयलाल ने उसकी तरफ देखा भी नहीं, और कमला के मन से भी अनुज पूरी तरह उतर चुका था। अनुज ने थाने में ब्रिजेश के साथ बदतमीजी की, और इसी बीच दोनों की कहासुनी हो गई। ब्रिजेश ने गुस्से में अनुज को धमकी दे डाली कि अगर उसने हृदयलाल और कमला को और परेशान किया तो वह उसे जान से मार देगा। उस वक्त अनुज के दिमाग में न जाने क्या आया, उसने लिखित में कंप्लेंट नहीं की। शायद वह चाहता था कि ब्रिजेश थाने से बाहर रहे। वह ब्रिजेश से किसी तरह का बदला लेना चाहता था। हालांकि बदला तो वह ले ही चुका था, उसकी शादी को तुड़वाकर और उस लड़की पर जबरदस्ती अपना हक जमाकर जिससे ब्रिजेश प्यार करता था। हृदयलाल कमला को लेकर ब्रिजेश के साथ उसके घर चले गए। अनुज कहाँ जाएगा, क्या करेगा, इससे किसी को कोई मतलब नहीं था। पारो अपने मम्मी पापा के घर थी। बात आई गई हो गई। अपनी बेटी सीता को हृदयलाल ने पहले ही उसके ननिहाल भेज दिया था, ताकि वह इन सब झमेले से दूर रहे। एक दिन जब हृदयलाल खाना खा रहे थे और ब्रिजेश उनका खाना परोस रहा था, तभी हृदयलाल के खेत में काम करने वाले लोग भागते हुए ब्रिजेश के घर आ पहुंचे। अरे क्या हो गया भूरा, हाँफ क्यों रहा है? हृदयलाल ने भूरा को घर आते हुए देखकर पूछा। गजब हो गया है सरपंच जी, आपके खेतों में कुछ लोग आए हैं, उनके साथ अनुज भैया भी हैं। वो लोग कह रहे हैं कि अब यह खेत आपका नहीं है और हम वहां काम नहीं कर सकते। भूरा की यह बात सुनकर हृदयलाल चौंक गए। उन्होंने कमला की तरफ देखा। ब्रिजेश भी समझ गया था कि अनुज ने घर बेचने के बाद खेत के मामले में भी कुछ कर दिया है। तीनों तुरंत खेत की तरफ गए। हृदयलाल और ब्रिजेश भूरा के साथ खेत की तरफ गए। ब्रिजेश को दूर से आता देख अनुज वैसे ही त्योरियां चढ़ाकर खड़ा हो गया। हृदयलाल ने जाते ही पूछा, कौन हो तुम लोग? मेरे खेतों में क्या कर रहे हो? यह आपके खेत नहीं है सरपंच जी, आपके बेटे ने हमें 20 साल के लिए लीज पर दिए हैं और यहाँ हमारी कंपनी अपना वेयर हाउस बनाएगी। आपको यकीन नहीं होता तो ये कागज देख लीजिए। वहां आए हुए लोगों में से एक आदमी, जो शायद उनका बॉस लग रहा था, उसने कुछ कागज हृदयलाल की तरफ बढ़ा दिए। हृदयलाल ने कागज देखे तो वह समझ गए कि यह सब अनुज का किया धरा है। अनुज वहां चुपचाप खड़े होकर यह सब देख रहा था। अनुज से बात करना बेफिजूल था। हृदयलाल ने कोई बहस नहीं की और ब्रिजेश को साथ लेकर वहां से वापस चले गए। अनुज घर बेच चुका था और खेतों को भी लीज पर दे चुका था। अब उसके पास बहुत पैसा था, पैसे की कमी थी नहीं, और अय्याश तो वह हमेशा से था। अब उसकी जब मर्जी होती वह गांव में आता और जब मर्जी होती वह शहर चला जाता। इतने दिनों से पारो अपने माँ बाप के पास रह रही थी। समय बीतता गया और पारो की डिलीवरी का टाइम नजदीक आता गया। बीच बीच में अनुज पारो के घर जाता और पारो को अपने साथ ले जाने की बात कहता, लेकिन मथुरा प्रसाद अनुज के साथ अपनी बेटी को नहीं भेज रहे थे। अनुज धमकी देकर आया कि मैं देखता हूं कि कब तक आप मेरी बीवी को अपने घर पर रखते हैं। एक न एक दिन मैं इसे यहां से लेकर जाऊंगा।
अनुज की अय्याशियों और उसकी फिजूल खर्ची के चर्चे गांव से बाहर तक फैल चुके थे और ऐसे ही चर्चे भोला की साली कुमुद ने भी सुने। अब कुमुद को अपना नया शिकार मिल चुका था। ऐसा शिकार कहाँ मिलेगा जिसके पास इतना पैसा हो और जो अय्याश हो, और उसे फंसाने के लिए चाहिए भी क्या, सिर्फ एक बदन। कुमुद की तो जैसे लॉटरी लग गई। उसने अनुज पर डोरे डालना शुरू किया और जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। कुमुद देखने में खूबसूरत लगती थी। उसकी पतली कमर, तीखे तीखे नैन नक्श। अनुज को लट्टू बनाने में उसे बिल्कुल भी समय नहीं लगा। अब अनुज कुमुद के साथ संबंध बनाता और उस पर पैसे लुटाता। पूरे गांव को पता चल गया था कि अनुज और कुमुद का चक्कर चल रहा है। बात पारो तक भी पहुंची, लेकिन वह क्या कर सकती थी। अनुज उसका नाम मात्र का ही पति था। वो चाहे कुछ भी करें, उससे पारो का कोई लेना देना नहीं था। पारो की डिलीवरी का समय नजदीक आ रहा था, लेकिन अनुज ना तो पारो को अपने बंधन से मुक्त कर रहा था और ना ही उसे ब्रजेश के पास जाने दे रहा था। इन सब के बीच में ब्रजेश पिसता चला जा रहा था। उसे अनुज पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर वह किसी झगड़े में फंसेगा तो पीछे से हृदयलाल, कमला और पारो का ध्यान कौन रखेगा। समय बीतता गया और गांव में नवरात्रि के मेले की तैयारी शुरू हो गई। गांव में नवरात्रि का मेला बड़े धूमधाम से लगाया जाता। मेले की ख्याति इतनी थी कि आसपास के 55 गांव इसी मेले में हिस्सा लेते थे। मेले को गांव के बीचों बीच एक बहुत बड़े मैदान में लगाया जाता था। 9 दिन चलने वाले इस मेले में सभी लोग धूमधाम से नवरात्रि का त्योहार मनाते। लेकिन इस बार का मेला हृदय लाल के परिवार की जिंदगी ही बदलने वाला था। मेले के पहले दिन से ही प्रांगण में रामलीला का आयोजन किया जाता और मेले के अंतिम दिन रावण दहन होता। मेले के पहले ही दिन से रामलीला देखने दूर दूर से लोग वहां आते थे। हृदयलाल, कमला और ब्रजेश भी पहले दिन रामलीला देखने मेले में पहुंचे। दूसरी तरफ से पार्वती, मथुरा प्रसाद और श्यामा देवी भी मेले में आए। आज कई दिनों बाद ब्रजेश और पार्वती ने एक दूसरे को देखा। पार्वती की आंखों में ब्रजेश को देखकर एक राहत सी भर गई और ब्रजेश भी पार्वती को देखकर सुकून महसूस कर रहा था। दोनों परिवार आपस में एक दूसरे से मिले और रामलीला का आनंद लेने लगे। लेकिन तभी उन्होंने पास में ही होने वाला एक शोर सुना। पास जाकर देखा तो पाया कि अनुज किसी से झगड़ा कर रहा था। अनुज ने कुमुद का हाथ पकड़ा हुआ था। कुमुद ने देखा कि ब्रजेश और उसका परिवार उन्हें देख रहा है, तो वह जानबूझकर अनुज से चिपक के खड्डी हो गई। अनुज भी अब पूरी तरह बेशर्म हो चुका था। उसे समाज, लाज, लज्जा से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह भी कुमुद को भरे मेले के बीच बाहों में भरकर घूम रहा था। ऐसी औलाद होने से तो अच्छा था कि मैं बेऔलाद रहती, कमला ने अनुज की इन हरकतों को देखकर बुदबुदाते हुए कहा। लेकिन कमला की आवाज अनुज के कानों में पड़ चुकी थी। शराब के नशे में जैसे उस वक्त वह भूल चुका था कि वह उसकी माँ है। वह कमला पर चिल्ला पड़ा, क्या बोली रे बुढ़िया, मेरे जैसे बेटे से अच्छा तो तू बांझ रहती। सही कह रही है, तुझे बांझ ही रहना था। बस इतना बोलने की देर थी कि ब्रजेश अपने आप पर काबू नहीं रख पाया और उसने जोर से उछलकर अनुज के छाती में लात मार दी। अगर तू मेरा भाई नहीं होता तो तुझे यहीं जान से मार देता। अनुज नशे में था। उसने ब्रजेश को धक्का देते हुए कहा, नहीं मार पाएगा रे तू, नहीं मार पाएगा। मुझे मार दिया तो तेरे ये काका काकी बे औलाद हो जाएंगे, लेकिन मैं तुझे मारूंगा। ऐसे नहीं, मैं तुझे तड़पा तड़पा के मारूंगा। तेरे ही सामने तेरे प्यार को तुझसे छीन लूंगा। पार्वती का बच्चा पैदा होगा, लेकिन उस बच्चे का कोई भविष्य नहीं होगा, क्योंकि वह मेरा बच्चा होगा और उसकी जिंदगी पर मेरा हक होगा। तेरे ही सामने तेरे चाहने वालों की जिंदगी दूभर कर दूंगा मैं, और तुझे मजबूरी में देखना पड़ेगा। तुझे क्या लगता है मैंने थाने में कंप्लेंट क्यों नहीं लिखी? तू जेल के अंदर रहता तो मुझे क्या सुकून मिलता। अब तू जेल के बाहर है और मैं तुझे तड़पता हुआ देखूंगा तो मुझे सुकून मिलेगा। चल दफा हो जा यहां से। अनुज ऐसा राक्षस बन जाएगा ये किसी ने नहीं सोचा था। कमला अनुज की हालत देख रो पड़ी। कमला के आंसू देखकर भी अनुज को तरस नहीं आया। उल्टा वह अपनी मां को गलत सलत बोलने लगा।
जब पानी सर से ऊपर चला गया तो एक बार फिर ब्रजेश ने अनुज पर हाथ उठा दिया और बात इतनी बढ़ गई कि ब्रजेश ने अनुज को धमकी दे डाली कि इस नवरात्रि मेला खत्म होने से पहले वह उसे जान से मार देगा और इस मेले का रावण अनुज को सबक सिखाने के बाद ही जलेगा। अनुज ने भी शराब के नशे में गाली गलौज करते हुए ब्रजेश को धमकी दे डाली। लोगों ने बीच बचाव किया और फिर सब मेले में लग गए, लेकिन हृदयलाल और उनके परिवार को चिंता ने घेर लिया। हृदयलाल ने ब्रजेश को समझाया कि अनुज जैसे मूर्ख पर अपनी ऊर्जा खर्च करने में कोई फायदा नहीं है। तुम होनहार हो, अपने काम पर और अपने जीवन पर ध्यान देना। ब्रजेश ने कुछ नहीं कहा, बस हाँ मैं सर हिला दिया। मेले के कुछ दिन बीते और रामलीला का मंचन अपने अगले पड़ाव पर पहुंचा। रावण दहन में सिर्फ 2 दिन बाकी थे। अब कुमुद तो अनुज के साथ ही रहती थी। एक दिन अनुज का नशा जब ज्यादा हो गया तो उसने कुमुद के साथ मेले में जाने से मना कर दिया। आज तुम अकेली चली जाओ, मेरा मूड नहीं है। अनुज ने शराब का गिलास एक घूंट में खाली करते हुए कहा। कुमुद भी अपने फायदे के लिए ही अनुज के साथ थी। उसके साथ से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, तो वह अकेले ही मेला देखने चली गई। मेला देखकर जब वह वापस आई तो उसने अनुज को आवाज लगाई, लेकिन अनुज ने कोई जवाब नहीं दिया। कुमुद को थोड़ा अजीब लगा। वह धीरे धीरे घर के अंदर दाखिल हुई और अचानक से उसके मुंह से एक जोरदार चीख निकल गई। घर के आंगन में अनुज की लाश पड़ी थी। थोड़ी ही देर के अंदर वहां लोगों का जमावड़ा लग गया और पुलिस लाश का पंचनामा करने आ गई। पहली नजर से देखने पर यह एक हादसा लग रहा था, क्योंकि अनुज का सर आंगन में उतरने वाली सीधी से टकराकर फट गया था। लोग आपस में बात करने लगे कि दारू ज्यादा हो जाने से नशे में उसका पैर फिसल गया और वह टकराकर मर गया। लेकिन अगले ही पल यह अफवाहें उड़ने लगी कि ब्रजेश ने अनुज को जान से मारने की धमकी दी थी और हो ना हो यह ब्रजेश का ही काम है। पुलिस भी इन अफवाहों पर हरकत में आ गई और ब्रजेश को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि पुलिस के पास कोई सबूत नहीं था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने तक शक के तौर पर ब्रजेश को गिरफ्तार करना पड़ा। हृदयलाल ने ब्रजेश की जमानत कराने की भरपूर कोशिश की, लेकिन मामला खून का था। बेटे अनुज के मरने का दुख हृदयलाल और कमला को हुआ। आखिर था तो वह उनका अपना खून ही। हृदयलाल ने कभी भी यह नहीं माना कि ब्रजेश अनुज का खून कर सकता है, और ना ही कमला यह बात मानने को तैयार हुई। अनुज के मौत की खबर सुनकर पार्वती को एक अजीब सिहरन सी हुई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस खबर पर क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए। गांव में तरह तरह की बातें चलने लगीं। शक के घेरे में कुमुद भी थी, क्योंकि कुमुद ने ही सबसे पहले डेड बॉडी को देखा था। पुलिस ने छानबीन की, लेकिन कुमुद का उस वक्त मेले में होना कुमुद को बचा गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने में एक दिन बाकी था। हृदयलाल और कमला ब्रजेश से मिलने जेल में गए। मेरा भरोसा करिए काका, मैंने अनुज को नहीं मारा। हमारे बीच में कितना भी झगड़ा हो, मैं अनुज को कितना भी भला बुरा कहूं, लेकिन था तो वह मेरा भाई ही। मैं उसका खून नहीं कर सकता। कमला ने ब्रजेश का हाथ पकड़कर कहा, हमें पता है बेटा कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। सब लोग क्या बोल रहे हैं, अब उसकी परवाह मत करो। हमें तुम पर भरोसा है। रिपोर्ट आने के बाद सब साफ हो जाएगा और तुम हमारे साथ घर चलोगे। कमला की बात सुनकर ब्रजेश की आंखें नम थीं। तभी उसे पारो दिखाई दी। पारो अपने पिता मथुरा प्रसाद के साथ ब्रजेश से मिलने आई थी। पारो को देखकर ब्रजेश की आंखों में एक नई चमक आ गई, लेकिन पारो की आंखें उदास थीं, और वह उदास आंखें ब्रजेश की तरफ इस शिकायत से देख रही थीं कि अगर रिपोर्ट उनके फेवर में नहीं आई तो वह फिर से अकेली हो जाएगी, और इस बार वह ब्रजेश को खोना नहीं चाहती थी। हृदयलाल और कमला ने पीछे हटकर पारो और ब्रजेश को अकेले बात करने का मौका दिया। दोनों के बीच बात कम और खामोशी ज्यादा थी, लेकिन यह खामोशी दोनों को ही एक सुकून दे रही थी। रात बीती और अगली सुबह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, लेकिन रिपोर्ट हादसे की तरफ इशारा नहीं कर रही थी। अनुज की मौत सर पर चोट लगने की वजह से हुई थी, परंतु उसके अलावा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके पैर में एक चोट को पाया गया। सर फटने से पहले उसके पैर पर किसी चीज से हिट किया गया था। अब पुलिस के लिए सवाल यह था कि अगर यह हादसा था और अनुज शराब के नशे में गिरकर मर गया तो उसके पैर पर कैसे लगी।
क्या किसी ने जानबूझकर उसे गिराया था?